नमस्कार, मुकाबला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। देश भर में फर्जी मदरसों को लेकर जो चर्चा छिड़ी हुई है, यूपी में मदरसों का सर्वे नेशनल हेडलाइन बना हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले उत्तर प्रदेश में 7,500 के करीब मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। इन मदरसों की फंडिंग को लेकर बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। आज देवबंद दारुल उलूम के उलेमा अरशद मदनी ने नया विवाद छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि मदरसे उनके मजहब का विषय हैं, इसीलिए सरकारी अनुदान नहीं लेंगे। इसके पीछे का मकसद साफ नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार के पैसे लेने के बाद पाबंदी का डर है। सरकारी अनुदान सबके लिए एक समान है, लेकिन अरशद मदनी इसे धार्मिक रंग देकर कह रहे हैं कि मुसलमानों के चंदे से ही मदरसे चलेंगे। आखिर वो किसके दम पर अड़े हैं? मदरसों को मान्यता देने से या फिर मदरसों को सरकार से फंड मिलने पर क्या नुकसान होगा? क्या नियमों का पालन करना मदरसों की मजबूरी बन जाएगा? इस बात पर हम आज मुकाबला में करेंगे बड़ी बहस। लेकिन सबसे पहले आपको अरशद मदनी की बात सुनवा देते हैं। वो सरकारी फंड को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद 1866 में रखी गई। जिन लोगों ने बुनियाद रखी थी उन लोगों ने ये उसूल बनाया था कि हम गवर्नमेंट से कोई इमदाद नहीं लेंगे, मुसलमान इनको चंदे से चलाएगा। दूसरी बात, जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम लोग कत्ल व क़िताल करते हैं या हम लोग इस्लाम के सिवा किसी और मज़हब के मानने वाले को जीने का हक़ नहीं देते या हम दहशतगर्दी करते हैं, हमने दारुल उलूम की तारीख़ और उसके नज़रिए को पेश किया। हमारा काम ये नहीं है। हमारे बच्चे न आग लगाते हैं ट्रेनों के अंदर, न बसों के अंदर आग लगाते हैं। हमारे बच्चे इन तमाम चीज़ों से दूर रहकर अगर उन्हें एहतजाज भी करना होता है तो अपने गुस्से को ज़ाहिर करते हैं। मरना, मारना, लड़ना, लड़ाना, आग लगाना ये हमारा काम नहीं है। तीसरी चीज़ जो मैंने वहाँ कही है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना हम इलेक्शन खुद लड़ते हैं, ना हम जमाती एतबार से इलेक्शन लड़ाते हैं। हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो सहारनपुर के देवबंद दारुल उलूम में मदरसों का सम्मेलन आज से शुरू हुआ है। दावा किया जा रहा है कि इस सम्मेलन में सरकारी अनुदान पर थूकने की बात कही गई। जब अरशद मदनी से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, वो भी सुनिए। नहीं, हम सरकार की इमदाद लेते ही नहीं। लोग उस इमदाद के लिए मुतालबा करते हैं, हम उस इमदाद को नहीं लेते, हम कबूल नहीं करते हैं। हम उस इमदाद की न फिक्र करते हैं न हम उस इमदाद को लेते हैं। नहीं 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 नहीं, हमारा ये एक मजहबी काम है। मैंने कहा था कि मस्जिद और मदरसा ये खालिस हमारा मजहबी, हम अपने मजहब के लिए किसी गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेते हैं। चाहे हम अंग्रेज से भी नहीं लेते थे, कांग्रेस से भी नहीं लेते थे, आज भी नहीं लेते हैं। हम अपने मजहब के लिए किसी के मोहताज नहीं, हम खुद करेंगे अपने मजहबी काम। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मोहसिन रजा, पूर्व मंत्री यूपी सरकार में, अमर जैदी, सामाजिक कार्यकर्ता, स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ अब्दुल हामिद नुमानी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। मोहम्मद अतीक, जॉइंट सेक्रेटरी IUML हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं मोहसिन रजा जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। ना सरकारी अनुदान लेंगे, ना सरकार के नियम हम पर थोपे जाएंगे, सीधा सीधा मैसेज ये कन्वे किया गया है। ऐसी क्या ज्यादती, ऐसे क्या काम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं कि अब मदरसा संचालकों को परेशानी हो रही है और सरकारी अनुदान से भी अब उनको परहेज हो रहा है? देखिए, उन्होंने अभी मीडिया के सामने कुछ बातें कही थी। उनके प्रबंधक जो थे अरशद मदनी साहब आपसे मुखातिब थे, मैं देख रहा था। उन्होंने 1800 कुछ की बात की थी। उन्हें ये पता होना चाहिए कि 1800 कुछ में अगर आपने कोई नियम बना दिया था तो वो नियम चलेगा। लेकिन आज अगर 2022 में आप उस नियम का हवाला देंगे तो ये स्वतंत्र भारत है और यहाँ पर एक संविधान है, एक कानून है, न्यायपालिका है, उसके तहत हम सबको चलना होगा। और सरकार अगर अनुदान दे रही है, आप नहीं लेना चाहते हैं, बिल्कुल मत लीजिए। कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर रही सरकार अनुदान देने के लिए, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती है सुरक्षा देना
और सबको सुरक्षित रखना, 22-25 करोड़ लोगों को सुरक्षित रखना, ये योगी सरकार की प्राथमिकता है। तो वहां पर जो बच्चे विदेश से आते हैं या विदेशों से जो फंड आता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी तो आपको देना पड़ेगी ना। अगर आप बाहर से चंदा लेते हैं तो वो चंदा किस नाम पर लिया जा रहा है, किस कैपेसिटी में आ रहा है। और प्राची, अगर बाहर से बच्चे वहां पर एजुकेशन लेने आ रहे हैं तो वो उनकी सुरक्षा और उत्तर प्रदेश और देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला भी है ये, कि बाहर से बच्चे आ रहे हैं तो कौन से वीजे से आ रहे हैं, वो एजुकेशन वीजा लेकर आ रहे हैं या टूरिस्ट वीजा लेकर आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो सुरक्षा एजेंसियां भी इसको लेकर चिंतित रहती हैं कि हमें सुरक्षा देना है, वहां पर पढ़ने वाले तमाम बच्चों की भी सुरक्षा, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के लोगों की सुरक्षा, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। ये कोई छोटा मामला नहीं है कि आपने कह दिया कि हम नहीं लेते, ठीक है आप ना लीजिए, हम जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं कि आप ले लीजिए। हमारे पास 560 ऐसे मदरसे हैं जो अनुदान लेते हैं। अगर देवबंद नहीं लेता है तो ना ले, लेकिन आपको रजिस्टर तो करना पड़ेगा अपने आप को। रजिस्टर इसलिए करना पड़ेगा कि हमें पता तो हो कि आपके पास में कितने बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर कितने टीचर्स हैं, कहां से बच्चे आते और जाते हैं। उस सुरक्षा से जुड़ा मामला है ये, और हमारी अंतरिम सुरक्षा का भी मामला है, देश की और प्रदेश की। लिहाजा इसका जवाब तो देना होगा प्रबंधन को। आप ये कहकर नहीं भाग सकते कि हमने तो जब हमारा मदरसा कायम हुआ था उस वक्त ये नियमावली बनी थी। ये आज हम बात कर रहे हैं 1947 के बाद, जब भारत आजाद हुआ, और आज जो हमारा संविधान बना है, जो हमारी न्यायपालिका है, जो हमने संवैधानिक दायरे में चीजों को बांध कर रखा है सबके लिए, तो उसमें आपको आना होगा, अपनी आपको जवाबदेही तय करनी होगी। ऐसा कहकर आप बाहर नहीं जा सकते। और ये जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि साहब हम इनके खिलाफ हैं, कतई सरकार खिलाफ नहीं है, ना मोदी सरकार खिलाफ है, ना योगी सरकार खिलाफ है। ये खुद इनका बनाया हुआ एक ड्रामा है, और उस ड्रामे में ये लोग खुद उलझ रहे हैं, खुद फंस रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी अकाउंटेबिलिटी दी नहीं है। ये हम चाहते हैं कि इनके समाज को भी पता चले और हमारे प्रदेश और देश के लोगों को भी पता चले कि इतना बड़ा इदारा अगर चल रहा है, इतनी बड़ी संस्था चल रही है इतने सालों से, तो कौन फंडिंग करता है, कहां से पैसा आता है, और कहां के बच्चे यहां पर तालीम लेने या एजुकेशन लेने आते हैं, और उनको सुरक्षा कौन देता है, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार की मंशा क्या है, ये आप मोहसिन रजा जी बता रहे हैं कि इस मंशा के जरिए ये सर्वे किया गया है। मोहम्मद अतीक जी, आपने सुना मोहसिन रजा जी ने बताया कि देखिए मंशा ये है कि रजिस्टर्ड तो हो, हमें पता तो हो कि अगर फंडिंग कहीं से हो रही है तो वो कैसी फंडिंग है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहर से अगर बच्चे आ रहे हैं तो वीजा कौन सा लग रहा है, इन तमाम चीजों में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कैसे आपको लग रहा है कि हम अनुदान ले रहे हैं तो इसी वजह से नियम हम पर थोपे जा रहे हैं? क्या थोपा गया? प्राची जी, बड़ी हास्यास्पद बात कही है मोहसिन रजा ने। मोहसिन रजा तो मंत्री रह चुके हैं और वो कह रहे हैं कि अब भारत में कानून है और नया संविधान आ गया है, लेकिन उनको पता होना चाहिए अभी भी बहुत सारे अंग्रेजों के ऐसे कानून हैं जो भारत में राइज हैं। आप उनको खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन चलिए ठीक है, ये जो कह रहे हैं कि अनुदान पता होना चाहिए कहां से आ रहा है, सऊदी अरब से आ रहा है, इराक से आ रहा है या ईरान से आ रहा है, ये भी पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अनुदान सिर्फ एक फरका नहीं ले रहा, अनुदान सभी के सब ले रहे हैं, किसी मदरसे के मद में ले रहे हैं, किसी और एक्टिविटी के मद में ले रहे हैं। सबको पता होना चाहिए कि और दूसरी बात तो यह है कि सरकार के पास ऐसी चीजें हैं कि कहां से क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, सरकार को सारी चीजें पता रहती हैं। सरकार को यह पता था मदरसे रजिस्टर नहीं है, लेकिन सरकार वहां पहुंच गई, इसका मतलब पता था सरकार को कि मदरसा चल रहा है। सरकार को सब पता है। हम तो पहले ही से कहते थे, जमीयत का आज बयान आया है, जमीयत ने पहले कहा था, अरशद मदनी साहब ने, कि बहुत सर्वे बहुत अच्छा चल रहा है, हमें तो अभी कोई खदशा नजर नहीं आ रहा है, अभी तक तो बहुत सही है। लेकिन हमने पहले ही कह दिया था जमीयत के लोगों से कि नहीं, इनकी भाजपा की नीयत में और नीति में खोट है। मैं पहले ही से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, यही तो मैं समझ रही हूं मोहम्मद अतीक जी। मोहसिन रजा जी ने कहा कि ये झूठा प्रोपेगेंडा है, आप सिर्फ डराने का काम कर रहे हैं, एक गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये समझा दीजिए कि आपको कैसे लग रहा है कि ये सरकार की नीयत में खोट है, और अगर 7,500 ऐसे मदरसे मिले हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, तो इसमें कहां से नीयत आ गई, क्या गलत दिख गया? नहीं है कि मान्यता प्राप्त होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, मैंने आपकी डिबेट में कहा था कि सरकार ने कहा है कि हम सर्वे कराएंगे,
कोई भी चीज लाई जाती है उसकी पहले नीति बता दी जाती है कि हमारी नीति क्या है, कि हम अगर नॉन रजिस्टर्ड मदरसे मिलेंगे और या हमें ये कमियां मिलेंगी तो हम उनको इस तरह से रिफाइनमेंट करेंगे। लेकिन सरकार के पास आज भी मदरसों को बेहतर बनाने की कोई नीति नहीं है। मोहसिन रजा बैठे हुए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पूछ लीजिए इनके से, सरकार के पास कोई नीति नहीं है। सरकार सिर्फ और सिर्फ तो आपको ये दिक्कत है मोहम्मद अतीक जी की नीति नहीं है, या फिर आपको सर्वे से दिक्कत है? आपको जो सरकार जांच पड़ताल कर रही है या जो देखरेख की बात कर रही है, आपको उससे दिक्कत है? फिर मैं क्लियर कर लूंगी, मेरे साथ सरकार के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। स्वाति जी प्राची मोहम्मद अतीक जी, प्राची, हाँ सॉरी प्राची माफ कीजिएगा। प्राची जी देखिए, आपने जब ये शो डिजाइन किया होगा उससे पहले इसका फैब्रिक आपने तय कर लिया होगा, सारी चीजें तय होती हैं। अगर सरकार ने कोई चीज तय ही नहीं करी है और सिर्फ ये कहा है कि हम मदरसों की जांच करेंगे, ये तो बहुत हास्यास्पद है और ये तो नियम के खिलाफ भी है। और मैं यही कहता हूं, डिमोरलाइज करने की कोशिश है मुसलमानों की। नहीं, लेकिन मोहम्मद अतीक जी, आप मुझे समझा नहीं पाए ना कि नियत में खोट कैसे हो गया। अगर कहीं पर कोई जांच हुई, 12 पॉइंट्स है सर, उन 12 पॉइंट्स में मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा पॉइंट है जिससे किसी मदरसे संचालक को दिक्कत हो या किसी मदरसे संचालक को जानबूझकर टारगेट किया जाए। अंबर जैदी जी, जो मोहम्मद अतीक जी कह रहे हैं कि नियत में खोट है, कोई प्रारूप नहीं है सरकार के पास कि अगर अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं तो उनका क्या किया जाएगा, लगता है वाकई में आपको ऐसा नैरेटिव है वाकई में? देखिए, मैं अतीक साहब को एक बेसिक सी बात समझाना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग एनजीओ में काम करते हो, जब भी कोई सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट उसमें कम्युनिटी में इम्प्लीमेंटेशन करने का एक प्लान होता है या कोई भी हम इस तरह का प्लान बनाते हैं, तो उससे पहले कम्युनिटी में ग्राउंड पे नीड असेसमेंट किया जाता है कि उस कम्युनिटी एरिया में क्या क्या कमियां हैं और किस किस तरह से लोग किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं और उनको किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो पहले नीड असेसमेंट किया जाता है, उसके बाद एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है लोगों की जरूरत और परेशानी के हिसाब से। तो भाई साहब को ये बेसिक सी चीज नहीं पता, ये अफसोस की बात है, लेकिन वो विरोध करने के लिए सिर्फ विरोध करें क्योंकि उनको विरोध करना है। ये बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि बहुत, आप खामोशी से बात सुन लीजिए ना। आप बोल रहे थे, आप झूठ बोल रहे थे, तो मैं आपके बीच में नहीं बोली ना, तो आप थोड़ी सी तमीज के साथ मेरी बात सुन लीजिए। जिस तरह से मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी बात सुनिए। तो आपको नहीं पता है ना कि सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट किस तरह से किए जाते हैं और किस तरह से इंप्लीमेंटेशन होता है। तो इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही थी कि पहले नीड असेसमेंट प्रोग्राम होता है, उसके बाद प्रोजेक्ट डिजाइन किया जाता है और इंप्लीमेंटेशन होता है। तो ये बेसिक होता है, इसी तरह से काम किया जाता है। लेकिन जब हम मदरसों की बात करते हैं, यूपी में 7,000 से ज्यादा मदरसे हैं जो कि अनरिकग्नाइज्ड होते हैं। हमारे भारत में प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं, पब्लिक स्कूल्स होते हैं जो कि सरकारी स्कूल नहीं होते, लेकिन फिर भी वो रिकग्नाइज्ड होते हैं, एक ना एक बॉडी से एफिलिएट होते हैं और वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ये पूरी सरकार के पास, प्रशासन के पास जानकारी होती है कि किस तरह से स्कूल चल रहा है, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, बच्चों की हेल्थ केयर का, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ की जाती हैं। आप अगर अनुदान नहीं लेना चाहते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे या आप अकाउंटेबल नहीं है। आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो भारत का भविष्य है। आप उनको पढ़ा रहे हैं या किस तरह के आप माइंडसेट या किस तरह का ह्यूमन कैपिटल तैयार करें, ये बहुत जरूरी है। आप इसे ये कह के नहीं बच सकते कि हमारे दीन की बात है और हम आपसे चंदा नहीं ले रहे हैं तो हम आपको जवाबदेही नहीं रखते। आप जवाबदेही रखते हैं क्योंकि आप इस देश में हैं, इस देश के लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो भारत का भविष्य, इस देश के बच्चे भारत का भविष्य है। तो आप ये कह के तो बिल्कुल नहीं पल्ला झाड़ सकते कि क्योंकि हम चंदा नहीं ले रहे या हम अनुदान नहीं ले रहे तो हम आपको जवाबदेही नहीं रखते। बहुत जरूरी है बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, किन हालातों में रखा जा रहा है, बच्चों की सेफ्टी, यहां तक कि बच्चों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए और इस पूरे सर्वे में ये सारी चीजें निकल के आएंगी। देखरेख होनी चाहिए। आप बिल्कुल आप ये बात कह रही हैं कि देखरेख होनी चाहिए। नुमानी जी, जो बात अभी अंबर जैदी जी कह रही हैं और जो बात मोहम्मद अतीक जी कह रहे थे, जो बात आज सम्मेलन से निकल कर आई, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। अगर आप नहीं लेते अनुदान, आपको नहीं लेना अनुदान, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार आपको ऐसे ही छोड़ देगी। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना कि देखे वहां पर बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, चंदा कहां से आ रहा है, इस बात में आपत्ति क्या है? देखिए, असल जो है वो शब्दों का चयन जो है वो उचित तरीके पे जो होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि दोनों बात में अगर जो है आप सही तरीके से देखें तो बहुत ज़्यादा जी विरोधाभास नहीं है। ये सिर्फ जो है समझ का खेल है। कोई भी जो है वो देश है या राज्य है, वो किसी न किसी कानून से, संविधान से जो है वो चलता है। वो तो कोई आदमी जो है वो उससे हटके जो है वो आज़ाद
तरीके पे यहाँ न रह सकता है न कोई कारोबार कर सकता है, न जो किसी संस्था का संचालन कर सकता है। तो मौलाना ने तो खुद जो है इससे पहले जो वहाँ पे सम्मेलन हुआ था उसमें ये कहा था कि ये जो सर्वे प्रणाली जो शुरू हुई है तो हम उसके विरोध में नहीं है, हम इसका समर्थन करते हैं। खुद जो है मौलाना अरशद मदनी ने उसी मदरसे में कहा था, उसी जगह बैठ के जहां इन्होंने आज ये कहा है। तो उन्होंने जो है सर्वे का जो है वो विरोध नहीं किया है और ये है कि वो ये नहीं उन्होंने कहा कि हम जो है उत्तरदायी नहीं है, इन्होंने उत्तरदायी होने से भी इनकार नहीं किया है। अलबत्ता जो अनुदान लेने की बात है तो देश में जो है वो दो प्रकार के मदरसे चलते हैं, एक जो है निज़ामिया कहलाता है और एक जो है वो आलिया है। वो तो जो गवर्नमेंट फंडेड मदरसे हैं वो आलिया है, वो जो है 16-17 जो है राज्यों में इस तरह के मदरसे जो है वो चल रहे हैं। यूपी है, बिहार है, झारखंड है, बंगाल है, मध्य प्रदेश है और जो अन्य जो है राज्य है वो सब में वो तो गैर मान्यता प्राप्त ये जो परिभाषा जो है मेरे हिसाब से सही नहीं है, बल्कि इसके लिए जो है गैर सरकारी जो है मदरसे या शिक्षण संस्थान जो होना चाहिए। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। और जो सर्वे फार्म जो दिया था उसमें 12 कॉलम थे, तो उसका आखिरी कॉलम जो था वो तो उसमें टिप्पणी के लिए है, मूल रूप से वो 11 ही हैं वो। तो उसमें मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा जो है कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे आपत्ति की जाए वो। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है कोई जो है वो भाजपा की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, वो सबकी सरकार होती है। ये नहीं कि कोई हिंदुओं की सरकार है या मुसलमानों की सरकार है, सरकार तो सबकी। और वजीर आला और वजीर आजम जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वो सबके होते हैं। तो अगर वो हित में जो है कोई बात है और पारदर्शिता को लाने के लिए यह है और नियत नीति या नियम अगर सही से हो और ये लगे नहीं कि किसी के साथ जो है पक्षपात हो रहा है या जो भेदभाव की नीति तो अपनाई गई जी, है। इस मामले में ये जो मामला है आप बता रहे हैं कि देखिए आपने बहुत अच्छे से इस पूरे को पढ़ा है कि कितने पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं। आपको लग रहा है कि कोई पक्षपात कर रही है सरकार या नियत में कोई खोट है सरकार की, जो या फिर ये जो सर्वे हो चुका है सर्वे संचालकों के साथ कुछ ऐसा किया सरकार ने जो नहीं करना चाहिए था? नहीं, वो देखिए ऐसी तो कोई चीज़ नहीं आई, इसीलिए जो उसका विरोध भी जो है खुद जो है दारुल देवबंद ने और मौलाना अरशद मदनी ने जो इससे पहले जो इजलास हुआ था, सम्मेलन हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम जो है सर्वे के विरोध में नहीं है। और उन्होंने जो है कहीं पे जो ये नहीं कहा कि सर्वे जो है नहीं कराना चाहिए। तो मैं समझता हूँ बात का बतंगड़ बनाने के बजाय जो है वो तालमेल जो होना चाहिए और ये हर समुदाय को लगना चाहिए कि ये जो है हमारी सरकार है और हमारे साथ जो है भेदभाव नहीं है। इसमें पारदर्शिता जो है वो होना जरूरी है और ये नहीं लगे कि ये जो है केवल जो है मुसलमानों के लिए या मदरसे के लिए या मस्जिद के लिए हो रहा है। अगर जो है ये नहीं होता बल्कि ये लगता कि ये सबके लिए है, जैसे कि जो है केंद्र सरकार का और जो है राज्य सरकारों का भी जो है नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो ये जो है ना वो व्यवहारिक रूप में ये जो है सबको नजर आना चाहिए। ठीक, राकेश त्रिपाठी जी से इसका जवाब ले लेते हैं। लेकिन नुमानी जी, जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल हैं या जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उन पे सरकार की नजर होती है और सरकार देखरेख सरकार को नजर रखना चाहिए, सरकार होती है तो इसमें कोई पक्षपात जैसी चीज नहीं है। राकेश त्रिपाठी जी, एक तो पक्षपात, बार बार आप पर यही आरोप लग रहा है कि आप विशेष वर्ग को ही टारगेट करते हैं। मोहम्मद अतीक जी ये कह रहे हैं कि आपने सर्वे तो कर लिया लेकिन आपने ऐसी कोई रूपरेखा नहीं बताई जिसमें यह पता चले कि जो गैर मान्यता प्राप्त जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं उन पर आप क्या करेंगे, उनके लिए उनको कैसे ठीक करेंगे, कैसे दुरुस्त करेंगे, आगे क्या कदम होगा सरकार का? देखिए, मोहम्मद अतीक की बात बहुत बचकानी थी जब ये तर्क उन्होंने कहा कि आपने डिबेट का प्रारूप पहले से तय कर रखा है। ऐसा नहीं होता है। मोहम्मद अतीक बहुत अच्छी बात अगर इस डिबेट में कहेंगे तो मैं जानता हूं प्राची जी आप उनको सर्वाधिक समय देंगी। ऐसा नहीं होता है। जिस प्रकार के तथ्य निकल करके आते हैं उस प्रकार से प्रारूप आगे बदलाव होता है, उसको बढ़ाया जाता है। जिन बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है उन जानकारियों के आधार पर जो तथ्य निकल करके आएंगे उनके आधार पर एक समेकित नीति बनाई जाएगी ताकि मदरसों का कैसे और ज्यादा से ज्यादा बेहतरी हो सके, ज्यादा से ज्यादा जो उसमें मदरसे में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनका हित हो सके, जो पढ़ाने वाले वहां मौलवी हैं उनका हित हो सके, पूरी कौम का कैसे हित हो सके, इस संदर्भ में निश्चित तौर पर कुछ नए प्रयास किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद से मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए जो प्रयास किए गए, 16,513
513 मदरसे उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें 558 मदरसे ऐसे हैं जो सरकारी रूप से अनुदानित हैं, और आज 7442 मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने आधुनिकीकरण को स्वीकार किया है, जिसमें एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाई जा रही है, जिसमें दीनी तालीम भी दी जा रही है और साथ साथ में गणित, विज्ञान और कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जा रही है, ताकि वहां से पढ़ लिख करके अच्छे मौलवी भी बन सके और पढ़ लिख करके वहां से अच्छे साइंटिस्ट भी बन सके, इसकी एक व्यवस्था बनाई जा रही है। मुझे लगता है कि मदरसे सर्वे को लेकर के जो एक पूरा वितंडावाद खड़ा किया जा रहा था इस्लामिक स्कॉलर्स के द्वारा टीवी डिबेट्स में कि इसका बड़ा विरोध होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका कहीं कोई विरोध हुआ नहीं। ये मदरसे का सर्वे हुआ क्यों, इसकी पृष्ठभूमि मुझे लगता है दर्शकों को और बैठे हुए पैनलिस्टों को समझ लेने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस संदर्भ में एक निर्देश किया था कि लखनऊ में एक मदरसे में एक बच्चे के साथ बड़ी अमानवीय हरकत हो रही थी। इस बात को लेकर के उन्होंने अपनी आपत्ति जाहिर करते हुए यह अपेक्षा की थी कि क्या मदरसों में किसी प्रकार की अमानवीय हरकतें हो रही हैं, इसको लुक आफ्टर करने के लिए कोई बॉडी है क्या बेसिक जो आवश्यकताएं हैं मदरसे उसको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर के एक सर्वे किया जाना चाहिए। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के इस आग्रह के बाद उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा बोर्ड ने एक सर्वे करने का निर्णय किया। सर्वे को लेकर के किसी को कोई आपत्ति नहीं, सबने सहयोग किया है, सर्वे कंप्लीट हो गया है। बहुत जल्दी सर्वे की रिपोर्ट शासन के सामने रखी जाएगी और शासन उसके आधार पर एक समेकित नीति बना करके कि सबको कैसे आगे बढ़ा के लेकर के चला जा सके, बेहतरी की जा सके, केवल इसका प्रयास है। मुझे लगता है इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई संशय खड़ा नहीं होना चाहिए। मोहम्मद अतीक जी, विस्तार से राकेश त्रिपाठी जी ने बताया कि सर्वे क्यों जरूरी समझा गया, सर्वे क्यों हुआ, सर्वे कैसे हुआ, आगे सरकार इसमें क्या करेगी, अभी राकेश त्रिपाठी जी समझा रहे थे। आप मुझे बता दीजिए इसमें आपत्ति क्यों ढूंढने लगे हैं आपको तो खुलकर सामने आ जाना चाहिए, तो बेहतर होंगे ना मदरसे से, बच्चों की जो तालीम है वो बेहतर होगी। प्राची जी, अभी जो राकेश त्रिपाठी जी ने जो बात कही कि मैंने बहुत बचकाना बात की, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने मुझसे भी ज्यादा बचकाना बात करी। वो इसलिए क्योंकि वो मीडिया से नहीं आते, मैं मीडिया से आता हूँ, 20 साल मैंने मीडिया में काम किया है। कोई भी शो शुरू होता है उसका बेसिक फैब्रिक तय कर लिया, सब्जेक्ट जिसको कहते हैं, वो स्क्रिप्टेड नहीं है। ये जो डिबेट हो रही है स्क्रिप्टेड नहीं है। अच्छा, आपको स्क्रिप्ट मिली थी, आपको इंडिया टीवी ने स्क्रिप्ट भेजी थी जो आप बोल रहे हैं? किस तरह की बातें आप कर रहे हैं कि इस टीवी की स्क्रिप्ट है? आपको भेजे थे आपके डायलॉग? आपको डायलॉग भेजे गए थे? सुना ही नहीं मैंने क्या कहा। आपने कहा ना इस टीवी की स्क्रिप्ट है, शो की स्क्रिप्टेड नहीं है। आपने ये कहा कि इस टीवी शो की स्क्रिप्ट तय है। कहा ये डिबेट स्क्रिप्टेड नहीं है, लेकिन जिस तरह की बातें करते हैं आप, मुद्दे पे बोलने के लिए आपके पास कुछ है तो बोलिए। आप वैसे ही भौंकने लग रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा, कोई आधार, कोई फैक्ट है नहीं। अच्छा मोहम्मद अतीक जी बताइए, छोड़ दीजिए, चलिए हम टीवी डिबेट कैसे होता है कैसे नहीं होता इसे छोड़ देते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, वर्षों से इनके साथ आपको बचकाना लग रहा है। मोहसिन रजा बचकाने, राकेश त्रिपाठी बचकाने, बुजुर्ग आप हैं, अतीक जी मुझे एक बार बता दीजिए, मुझे समझा दीजिए, एग्जाम्पल के साथ समझाइएगा ताकि क्लियर हो जाए और आपकी बात लोगों तक पहुंच पाए कि ये जो 12 पॉइंट्स थे या ये जो सर्वे हुआ है, ऐसा कोई भी घटना आपके सामने निकल कर आई उत्तर प्रदेश से जिसमें आपको लगा हो कि ये सरकार पक्षपात कर रही है, ये सरकार मदरसा संचालकों को परेशान कर रही है या मदरसों को बंद करना चाहती है? देखिए, पहले से जो सरकारी मदरसे हैं उनको जो अनुदान दिया जाना था, सरकार तो उनको तो वो अनुदान दे ही नहीं पा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये, और आसाम का एग्जाम्पल हमारे सामने ही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो वहां पर अलग तरीके से मदरसों को बर्बाद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सरकार जो उत्तर प्रदेश में अलग नीति अपना कर मदरसों को जो है बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। अरे कैसे मोहम्मद अतीक जी, आप यही तो नहीं समझा पा रहे मुझे, मैं बार बार आपसे यही जान रही हूँ कि कैसे। मैं कह रहा हूँ प्राची जी, जरा सर्वे रिपोर्ट आने दीजिए, सरकार की नीति आपके सामने आ जाएगी। आप खुद से कैसे सोच लेते हैं मोहम्मद अतीक जी? मैं आपसे उदाहरण मांग रही हूँ तो आप मुझे उदाहरण नहीं दे रहे। एक्सपीरियंस वाले लोग ज्यादा आपसे मैं उदाहरण मांग रही हूँ, आप मुझे उदाहरण नहीं दे रहे। आप बैठकर सिर्फ ये सोच लेंगे कि कल आसमान गिर जाएगा, जमीन फट जाएगी, ऐसे तो नहीं होगा ना सोच लेने से। उदाहरण दीजिए, बताइए मुझे, फिर मैं पूछूंगी राकेश त्रिपाठी जी से और मोहसिन रजा जी से कि क्यों किया उन्होंने ऐसा। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीति है, जिस तरह से आरएसएस की नीति है, उस नीति के तहत जो कि हमारा बहुत सालों 75 सालों का एक्सपीरियंस रहा है हिंदुस्तान में, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ काम करती चली आई है, मुसलमानों के संस्थानों को टारगेट करती चली आई है, उस हिसाब से, उस बिटर एक्सपीरियंस के हिसाब से बिल्कुल अभी आगे खुलकर सामने अरे तो अभी तो कुछ सामने नहीं आया ना मोहम्मद अतीक जी। मैं अपने दिमाग में कोई ख्याल पाल लूं और उसके आधार पर मैं सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करने लगूं तो ये तो गलत है ना, ये तो जायज नहीं है। आगे का भी सोच रहे हैं,
हम तो आगे का भी सोच रहे हैं। यही जो आज जमीयत के लोग कह रहे हैं ना कि हम मदरसे में से अनुदान नहीं लेंगे, इसका हमने बहुत पहले विरोध कर दिया था, इन्हीं ने तो समर्थन किया था। मैं यही कह रहा हूं, इससे पहले इन्होंने समर्थन नहीं किया था भाई, रिजर्वेशन, ये जो है अनुदान लेने के हमेशा ये लोग विरोधी रहे निजामिया मदरसे। मैं कह रहा हूं ना, आपने सर्वे का समर्थन किया था, हम तो सर्वे तो के खिलाफ हैं। तो हम तो अनुदान सर्वे के में खिलाफ दिक्कत हैं। क्या हमारी है, नीति वो स्पष्ट दिक्कत है। बताइए ना। हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है। दिक्कत नहीं बता पा रहे मोहम्मद अतीक जी, हम सब मिलकर आपसे समझना चाह रहे हैं कि पॉइंट्स बता दीजिए मुझे। आप दिक्कत समझ नहीं पा रही हैं। आके समझाइए। क्योंकि हमें विरोध के लिए विरोध करना है, इसके मैं अलावा आपको कोई पूरा दिक्कत समय नहीं है। दूंगी अतीक जी, मैं पूरा जनता समय को दूंगी। दिक्कत नहीं है। मेरे मेहमान भी मुझे इंतजार कर पूरा लेंगे समय क्योंकि मैं जनता भी दूं, जानना चाहती है, मेरे मैंने मेहमान भी आपको जानना चाहते हैं। समझाया। बताइए अगर पॉइंट नंबर 1। एक्सप्लेनेशन के बाद भी अगर आप समझ नहीं पा पॉइंट नंबर 1 बताइए, घुमाइए मत। पॉइंट नंबर 1 जो मैं आपको आप थोड़ा समझा सकूं। इलेबोरेट कीजिए ना, यहाँ पे बहुत छोटे बच्चे बचकाने लोग बैठे हुए हैं, आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस। पॉइंट नंबर 1 बताइए सर, मैं सुन रही हूँ, बताइए। देखिए हाँ। प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुरुआत से जो है मुसलमानों की शरीयत में नहीं सर, मैं ये नहीं जान रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है। मुझे बताइए इस सर्वे से दिक्कत क्या, कोई एग्जांपल बताइए, उदाहरण बताइए मुझे उत्तर प्रदेश का। सर्वे यही है कि ये हमारे जितने भी मदरसे हैं उसको आने वाले वक्त में हमारी फंडिंग पे टारगेट करेंगे। उनको आपने पहले से ही सोच लिया ना, दिक्कत ये है मोहम्मद अतीक जी, आप दिमाग में बैठाकर बैठे हुए हैं और यही आप जनता के सामने परोस रहे हैं। उदाहरण दीजिए मुझे, वरना ऐसी बातें मत करिए। मोहसिन रजा जी, मोहम्मद अतीक जी का जो पॉइंट है, पॉइंट इस बात को लेकर है कि आपकी नीतियां ऐसी रही हैं, आपने किया हमेशा ऐसा काम है कि आप मुसलमानों को टारगेट करते हैं। अब अगर आप कुछ भलाई भी करेंगे तो यकीन नहीं होगा मुसलमानों को। देखिए प्राची, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अतीक साहब बोल रहे हैं, इनकी बातों से आपको एक चीज तो साफ नजर आ रही है कि क्या चीज कहना चाह रहे हैं। ये बहुत खुल के ये विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बचाव में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि नीतियां नहीं सही हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब पहले शिक्षा मंत्री हुए थे देश के। वो ये लोग बताते हैं कि वो मदरसे से भी पढ़े हुए थे और शिक्षा मंत्री भी थे देश के। नहीं, वो मदरसे के ही पढ़े हुए 70 साल से कितने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना दिया इन्होंने, कितने बच्चों को IAS IPS बना दिया। ये धर्म की शिक्षा से मुख्य धारा में जोड़ने का जो इनका ढोंग है वो पूरा नहीं हो पा रहा है और अब इनकी दुकानें नहीं चल पा रही हैं, इनकी ठेकेदारियां बंद हो गई हैं। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के बच्चे भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी, ये चाहते हैं मुख्य धारा से जुड़े ये बच्चे, ये देश और प्रदेश का नाम करें, साहब, मैं तो आपकी भी लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ये मौलाना मौलवी बन के कहां जाएंगे और कितने बन जाएंगे? आप इसकी फिक्र मत कीजिए, काम क्या करेंगे, वो कहां जाएंगे, वो सब वहां जा रहे हैं जहां उनको जाना चाहिए। आप जो है ना उसमें जो असल मुद्दा है उसमें बोलिए, ठेकेदारी और यहाँ वहां की जो है शब्दों का चयन जो है वो सही कीजिए सर, एक एक करके नुमानी जी और अतीक जी, मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, बीच में मत आइए, मैं आपको मौका दूंगी, पूरा समय दूंगी। रजा जी बात कंप्लीट करिए। मैंने कहा कि ये ऐसे लोग हैं कि यही अपनी दुकानें चलाया करते थे, इन्होंने अशिक्षित करने का ठेका लिया है हमारे समाज को। ठीक, आज जो नीति हमारी है वो साफ है कि हम इनको मॉडर्न एजुकेशन देकर मुख्य धारा से जोड़ें, मेन स्ट्रीम में जाएं। ये अपनी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा लेकर डॉक्टर इंजीनियर भी बने। नुमानी जी आप नहीं चाहते क्या, नुमानी जी आप नहीं चाहते क्या कि जो बच्चे हैं जिनको तालीम अगर धार्मिक अपने मजहब के बारे में दी जा रही है, उनको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएं, बाकी ज्ञान भी दिया जाए, ताकि वो इस दुनिया में, कॉम्पिटिटिव दुनिया में आगे बढ़ सके। असल दिक्कत यह है कि मोहसिन रजा साहब को भी पूरी तरह मालूम नहीं है। हम लोग चूंकि वहाँ के पढ़े हुए और दूसरी जगह के पढ़े हुए इसलिए मालूम है। आप जो है JNU में जाइए, अलीगढ़ में जाइए, जामिया में जाइए, हमदर्द में जाइए और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाइए, आपको मदरसे के लड़के वहाँ मिलेंगे। वो होता ही है कि लड़के जो है वो दो तरह के हैं, एक जो है वहाँ से पढ़ के इस लाइन में आ जाते हैं, कुछ लोग जो उनके जो है धार्मिक और सामाजिक काम है उनमें जो है लग जाते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। वो आधुनिक शिक्षा भी कर रहे हैं और दारुल देवबंद के पढ़े हुए नवाजुर रहमान जो है खुद जो है संघ की कोचिंग सेंटर में बढ़ के IAS IPS जो है वो देवबंद के लड़के बने हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कहते हैं कि उसको अशिक्षित रखा जाता है, तो जो गुरुकुल वगैरह है या जो वैदिक जो शिक्षण संस्थान है वहाँ भी जो धार्मिक शिक्षाएं जो दी जाती है, तो वो अपनी अपनी आज़ादी के हिसाब से अलग अलग तरह की शिक्षा है। और देश में हर तरह की शिक्षाओं की जो ज़रूरत है, जो कहीं न कहीं जो है चरित्र को बनाने में जो है
और आधुनिक शिक्षा की भी जरूरत है, तो उन लोगों को जो है वो चुनाव करने की जो है वो आजादी होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसमें कोई दिक्कत नहीं नुमानी जी। और देखिए, उन मदरसों के बारे में यहाँ चर्चा हो भी नहीं रही, बात उन मदरसों को लेकर हो रही है जहां पर कुछ ऐसी गतिविधि हो गई जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, उन पर एक्शन गलत गतिविधि जो है वो स्कूल में भी जो है होती है और कॉलेज में भी, मैं कहां कह रही हूँ कि नहीं होती है, तभी तो मैं कह रही हूँ कि मॉनिटरिंग की जरूरत है। ये कोई मुद्दा नहीं है। असल मैं आ रही हूँ नुमानी जी, आपके पास भी आऊंगी। मुझे लेना होगा नुमानी जी, बीच में रोक रही हूं आपको, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा, ब्रेक से फौरन वापस लौटते हैं, चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं मुकाबला। अंबर जैदी जी, जो चर्चा चल रही थी ब्रेक पर जाने से पहले, चर्चा इस बात को लेकर थी कि बच्चों को आजादी होनी चाहिए कि उन्हें मजहब की तरफ आगे बढ़ना है या उन्हें कोई दूसरी पढ़ाई अपनानी है, उन्हें चॉइस होनी चाहिए करियर की। इस बात से तो मनाही है नहीं, पहली बात तो। बिल्कुल, देखिए प्राची, आपने बहुत अहम सवाल पूछा है, क्योंकि जब भी हम बच्चों की आज़ादी को लेकर, चाहे हिजाब हो या उनको क्या पढ़ना है, खासतौर से हम जब कोई स्पेशलाइज एजुकेशन की बात करते हैं तो उसके लिए 18 साल या कम से कम 14 या 15 साल तो उम्र होनी चाहिए कि बच्चा खुद समझ सके, डिसाइड कर सके कि उसको क्या ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे ज़रूरी होना ये चाहिए कि बच्चा कम से कम 12th बेसिक एजुकेशन, जो जनरल एजुकेशन है, जो सभी बच्चे हासिल करते हैं, वो करे, ताकि उसको लगता है कि वो धार्मिक एजुकेशन लेना चाहता है तो वो अपनी मर्जी से चूज करता है। लेकिन आप उन पे बचपन से मत थोपिए, क्योंकि मासूम बच्चों को, जो गरीब परिवार से आते हैं, जिनके माँ बाप 2 वक्त की रोटी और कपड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते, उन बच्चों को मदरसे में शिक्षा दी जाती है और उनको उस जगह पे रखा जाता है। तो बहुत जरूरी है कि वो बच्चे जो कि इस तरह के परिवेश से आते हैं, उनको क्या सिखाया जा रहा है, उनका भविष्य क्या है, तो वो सिक्योर करना वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। और ये सर्वे उन्हीं सारे बच्चों के भविष्य को आगे तय करेगा। लेकिन एक बात जो भाई साहब कर रहे थे कि आसाम में मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी आसाम में दूसरी नीति अपना रही है और उत्तर प्रदेश में दूसरी। तो आसाम का मैं आपको एक याद दिला देती हूं कि आसाम में जब मदरसा तोड़ा गया था तो उसके बाद वहीं के लोकल लोगों ने खुद एक मदरसे को ढाया था, क्योंकि उनको खुद पता चल गया था कि उस मदरसे में सही गतिविधियां नहीं चल रही है। तो आप खुद यहां पे अपना विरोध करने के लिए खुद बैठे हुए, जनता को दिक्कत नहीं है। जो लोग सही हैं, जो जानते हैं कि सही कार्रवाई कर रही है सरकार, तो वो लोग सरकार के साथ हैं। आप अपनी राजनीति करने के लिए यहां पे जबरदस्ती विरोध करने के लिए विरोध कर देते। ना ही उत्तर प्रदेश में किसी तरह का सर्वे में किसी को कोई परेशानी हुई है, ना दिक्कत आई है, ना ही आसाम में जहां पर गलत गतिविधियां चल रही थी, लोगों को वर्गलाया सिखाया जा रहा था, तो उससे जनता का भी साथ, जनता और प्रशासन दोनों साथ में थे। तो आपको कौन सी दिक्कत हो गई जब जनता और प्रशासन को दिक्कत नहीं है? तो ये जो आ रहा है ना कि जबरदस्ती आपको विरोध करना है, तो ये मुझे लगता है बहुत गलत है। हमें सबको एक लाइन ऑफ थॉट पे आकर सोचना होगा, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य की बात है। और आप उनको, क्योंकि हम प्रिविलेज्ड हैं, और जो लोग प्रिविलेज नहीं है, उनको उनके नाम पर जो फंड आ रहा है, चाहे सरकारी हो या कहीं और से आ रहा हो, उसका इस्तेमाल सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, बच्चों को सही एजुकेशन मिल रही है, उनको सही खाना और कपड़े मिल रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो दिक्कत किसको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसमें राजनीति कहां से, या इसमें भारतीय जनता पार्टी मदरसों को कैसे खत्म कर देगी? ये दिक्कत मोहम्मद अतीक जी अभी समझाएंगे मुझे, लेकिन उससे पहले राकेश त्रिपाठी जी, आप कुछ भी कर लीजिए, ये दाग आप नहीं धो पा रहे हैं जो मोहम्मद अतीक जी आप पर बार बार लगा रहे हैं कि आप एक पक्ष को टारगेट करते हैं, आप एक पक्ष पर ही बुलडोजर चलाते हैं, आप दूसरे पक्ष पर कुछ नहीं करते। देखिए, मोहम्मद अतीक के दाग लगाने से दाग लगता नहीं है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक कोई कारण नहीं गिना पाए मोहम्मद अतीक की इस सर्वे में क्या खामी है। एक कोई योजना ऐसी नहीं बता पाई जिस योजना में कहीं पर मुसलमानों के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव किया गया है। तो अगर पूरे देश में आज 11 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं तो कहां भेदभाव से शौचालय बनाए गए हैं? अगर आज लोगों को आवास मिला है तो कहां भेदभाव से आवास दिया गया है? अगर आयुष्मान भारत कार्ड के तहत अगर लोगों का 5 लाख का मुफ्त इलाज हुआ है तो कहां भेदभाव के साथ इलाज हुआ है? एक भी योजना में कहीं भेदभाव बता नहीं सकते हैं। मदरसों के सर्वे को लेकर के या मदरसों की बेहतरी को लेकर के जिस प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए हैं, कहीं किसी प्रकार का जमीनी स्तर पर कोई विरोध नहीं है। जमीनी स्तर पर इन बातों का समर्थन है। हां, धर्म के ठेकेदारों को, जो मजहब के ठेकेदार बनते थे, उनको जरूर इस बात की पीड़ा है और इसीलिए वो टीवी डिबेट से आकर के अलग अलग जगहों पर इस बात को लेकर के व्यर्थ का वितंडावाद फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका जमीनी स्तर पर कोई असर नहीं और भारतीय जनता पार्टी के लोग साथ हैं। लोग जानते हैं कि कायदा होगा तो उससे फायदा होगा। लोग जानते हैं कि कानून के साथ चलेंगे तो सुकून के साथ चलेंगे। लेकिन कुछ लोग अपनी
अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि नियम का पालन हम नहीं करेंगे। अरे भाई, मान्यता प्राप्त लेकर मदरसों के नाते आज बेहतरी होती है। आधुनिकीकरण जिन मदरसों का हुआ है उन मदरसों को मानदेय भी मिला है और अनुदान व्यवधान नहीं होता है। जिनको अनुदान लेना है अनुदान ले, नहीं अनुदान लेना है बिना अनुदान के चलाएं, लेकिन नियमों की परिधि में तो चलाना चाहिए ना। सबको छात्र शिक्षक अनुपात तो मानना चाहिए ना। अगर मदरसे में शौचालय की रिक्वायरमेंट है तो वो पूरी होनी चाहिए ना। बच्चों के बैठने के लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए तो वो करनी चाहिए ना। वहां पर अगर स्वच्छता की अपेक्षा की जाती है तो वो होनी चाहिए ना। इसमें क्यों आपत्ति है? इस बात को लेकर के आपत्ति क्यों हो रही है? देखिए, चाहे पब्लिक स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, जैसा अंबर जी ने कहा, सबके लिए कोई ना कोई एजेंसी, कोई ना कोई संस्था है जो लुक आफ्टर करने का काम करती है। मदरसा शिक्षा बोर्ड है। मोहम्मद अतीक जी, मैं बार-बार फिर उसी पॉइंट पर घूम के आ रही हूं। राकेश त्रिपाठी जी भी समझा रहे हैं, अंबर जैदी जी भी बता रही थी, नोमानी जी भी इस बात को मान रहे हैं कि सर्वे में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप मुझे बता दीजिए कि इस देश में अगर आप रहेंगे, इस राज्य में रहेंगे, तो आपको नियम तो मानने पड़ेंगे ना। आप उन्हीं नियमों के अंडर आएंगे ना। आप ही तो एकता की बात करते हैं। एकता का मतलब है जो नियम स्कूलों पर लागू है, जो नियम प्राइवेट स्कूलों पर लागू है, वही मदरसों पर भी लागू होगा। प्राची जी, सबसे बड़ी आपत्ति तो यही है ना कि सारे के सारे लोगों ने एक नैरेटिव तय कर रखा है। आपने क्यों मदरसे की शिक्षा को निम्न स्तर का समझ रखा है? आपने ये नैरेटिव बना रखा है कि मदरसे में जो शिक्षा है वो निम्न स्तर की। कब बनाया? जबकि कब बनाया? सुनिए, नहीं यही तो बात है। ये अभी जैसे अंबर जैदी कह रही थी कि बेसिक चीजें होनी चाहिए, बेसिक पढ़ाई होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि नीट के कितने सारे जो है लोग मदरसे से पढ़ के निकले हैं। अभी नीट की बात है। प्राची जी, मैं आपको बीच में टोक दूंगी ना अतीक जी, फिर आपको दिक्कत होगी। लेकिन आप ऐसी बातें करेंगे, मुझे बीच में टोकना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, मेरा एक भी शब्द ऐसा बताइएगा जिससे आपको लगा हो कि मैं मदरसे की शिक्षा को निम्न स्तर का बता रही हूँ। मैं आपको नहीं कह रहा हूं। उनको एक्चुअली विक्टिम कार्ड खेलना होता है, जबरदस्ती दिखाना होता है ना लोगों को, जनता को। मुसलमानों पे पूरा प्रहार हो रहा है। अंबर जैदी जी, उनकी बात आने दीजिए। हाँ बोलिए। झूठ बोल रहे हैं मेरे ऊपर। मैंने कब कहा कि शिक्षा निम्न स्तर की? उन्होंने मेरा नाम लेके झूठ बोला है। बता दीजिए निम्न स्तर की शिक्षा कब कहा? सुनिए प्राची जी, अभी ने कहा ना बेसिक नीड। मैंने कहा कि एक नैरेटिव बना रखा है। मैंने ये कहा कि सबने नैरेटिव एक बना रखा है कि मदरसे की शिक्षा निम्न स्तर की है। अभी कितने बच्चों ने नीट की परीक्षा हासिल करी है और वो डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं। इससे पहले 2 साल पहले अभी भारतीय फौज में नौकरियां निकली थी इमामत की, इमाम बनाने की, वहां नमाज पढ़ाने की। उसमें शर्त यही थी कि जो है आपको कुरान आना चाहिए, आपको जो है सही से क़िरात आनी चाहिए, आपको नमाज पढ़ना आना चाहिए, और उसके अंदर जो है आलिम और फाजिल की जो डिग्रीज होनी चाहिए। तो वो कहां से लेंगे? अरे तो कितने इमाम चाहिए होंगे? मदरसों से लेंगे। सारे बच्चे इमामत करेंगे? मदरसे के बच्चे ही पढ़ाएंगे नमाज जाके वहां पर। बिल्कुल। तो ये किस तरह की बात है? वहां के बच्चे, मदरसे के बच्चे ही नमाज पढ़ाएंगे आपको जाके। आप निकाल लीजिए सक्सेस रेशियो के कितने बच्चों को क्या किस तरह के रोजगार मिलते, किस तरह का वो रोजगार अपने नहीं कर पाते। मोहसिन रजा की लड़ाई तो मैं लड़ना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मिनिस्ट्री तक तो दी नहीं उनको। वो भी भारतीय जनता पार्टी गलत नीतियों के भुक्तभोगी है। पहले तो मिनिस्टर बनाया, दूसरे की चिंता मत करिए मोहम्मद अतीक जी। आप यहाँ पर्सनल टिप्पणी करेंगे, फिर मैं आपको टोकूंगी। पर्सनल मत जाइए, पर्सनल मत जाइए। आप मुझे उदाहरण के साथ गिना दीजिए। मैं इतनी देर से ये जानना चाह रही हूँ। रुकिए मोहम्मद अतीक जी, रुकिए मेरी बात पहले सुनिए। मैं इतनी देर से जानना चाह रही हूँ कि क्या ज्यादती कर दी यूपी सरकार ने। आप मुझे बता तो दीजिए ताकि मैं राकेश त्रिपाठी जी से सवाल पूछ पाऊं कि भाई आपने ये किया। उसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है मोहसिन रजा है। आप किसी प्राची सुनिए, ज्यादती क्या हुई? ये बेचारे खुले दिल से, मन मर्जी से औरतों को 3 बार तलाक बोलकर जब चाहे निकाल देते। ये जुल्म हो रहा है, बेचारे नहीं कर पाते। अब इनको जवाबदेही इनकी तय की गई है कि आप महिलाओं के साथ अगर जुल्म करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। ये जुल्म जरूर हुआ है आप पर, इसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ। हज सब्सिडी आपसे छीन ली गई क्योंकि आप तो कहते हैं अब आप सुनेंगे नहीं। यही तो जुल्म आपने सबसे बड़ा किया है ना बीजेपी सरकार ने। इससे पहले तो महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। 3 लाख लोग इंडिया गेट पे पहुंच गए थे एक बुजुर्ग महिला के गुजारे भत्ते का विरोध करने के लिए। इस तरह के मुसलमान तो हैं आप, अपनी बेटियों को अधिकार नहीं देते और दूसरों से कहते हैं कि आप जुल्म करते हैं। पहले आप अपने घर में ठीक कीजिए, बाद में जाके आप हिजाब वाली को प्रधानमंत्री बनाइएगा। बड़ी बड़ी बातें अच्छी लगती हैं, पहले अंदर से ठीक कीजिए। मोहम्मद अतीक जी, मैं आपको पूरा वक्त दूंगी। अंबर जैदी जी भी नहीं बोलेंगी, कोई बीच में नहीं बोलेगा। लेकिन उदाहरण के साथ मुझे प्लीज बता दीजिएगा कि यूपी सरकार
ने, राकेश त्रिपाठी जी की जो सरकार चल रही है, उनकी पार्टी की जो सरकार चल रही है, उसने ऐसा क्या कर दिया यूपी में जो आपको लग रहा है कि आगे आने वाले वक्त में मदरसे खतरे में है? आपने प्रयागराज में देखा कि कैसे एक लेडी का जो है घर गिरा दिया, बुलडोज कर दिया मदरसे गया। की बात करूंगी, आप पहुंच जाएंगे माफिया पर। नहीं, मुसलमानों के अगर आप नहीं सुनना चाहती, अपने मन की बात बता दी, मैं कह दूंगा आपसे। बताइए क्या कहलवाना चाहती हैं मोहम्मद अतीक जी, आप उदाहरण नहीं बता पाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान है, आपके लिए बहुत आसान है मुझसे उलझना। नहीं, मुझसे मत उलझिए, मंशा यही है कि भाजपा बहुत अच्छी है, मुझसे मत उलझिए, मुझसे मत उलझिए। अरे तो उदाहरण देकर बताइए ना, एक्सपोज करिए भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए तो आपको बुलाया है मैंने। एक्सपोज कर दीजिए, एक्सपोज कर। मुझे सर्टिफिकेट मत बांटिएगा मोहम्मद अतीक जी, मैं बार बार आपसे कहती हूँ मुझे सर्टिफिकेट मत बांटिएगा। मैं अपना काम जानती हूँ, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उदाहरण दीजिए, मुझे दीजिए उदाहरण, तथ्यों के साथ आप अपनी बात को रखिए। उदाहरण दीजिए। आप यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला रहे हैं ना, आपके आरोपों को सब सच उदाहरण दीजिए मुझे जल्दी से, फिर मैं राकेश त्रिपाठी जी के पास जाऊं। जल्दी से उदाहरण दीजिए। मुझे जो है मत बताइए, मुझे सब पता है, मेरी बहुत राजनीतिक जो है सफर। अरे मुझे उदाहरण है, आप तो ब्रह्म ज्ञानी है, मुझे उदाहरण बता रहे हैं, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस। उदाहरण बताइए, फटाफट से उदाहरण बताइए। आपने पढ़ा है सर्वे की टीम जो 12 पॉइंट्स लेकर गई है, बताएंगे मुझे? उसका घर बुलडोज करना चाहिए था कि उसकी बीवी का घर बुलडोज करना चाहिए था। ये मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है। अच्छा, इसमें धर्म ढूंढ लिया, माफिया नहीं देखा गया आपसे, माफिया नहीं देखा गया, धर्म देख लिया आपने। बंद कर दीजिए सर ये धर्म की बातें करना। लोग जो धर्म के नाम पर सर तन से जुदा कर रहे थे, उनके लिए आपने निकले बाहर कि इस देश में आप एकता अखंडता को, शांति को बनाए रखिए। देश कहीं पे नहीं आता, देश की शांति कहीं पे आपके लिए कोई जगह नहीं रखती। आप लोग धर्म का कार्ड खेलने। अच्छा, आपने पॉइंट उठाया है ना, रुकिए मैं बात कर लेती हूँ राकेश त्रिपाठी जी से, रुकिए वो बता पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी ज्यादती हो गई। एक माफिया जिसने अवैध संपत्ति अर्जित की, और मैं नहीं बताऊंगी आपको कि माफिया कैसे अवैध संपत्ति अर्जित करते हैं, आपको खूब पता होगा। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, क्यों प्रयागराज में बुलडोजर चलवा दिया आपने? माफिया की पत्नी के घर पर उनका क्या कसूर था? देखिए मोहम्मद अतीक, बहुत ध्यान से सुन लें। माफियाओं के घर पर बुलडोजर चलता रहेगा, चल रहा है, और इसको मैं किसी प्रकार बिल्कुल चलना चाहिए, लेकिन उनकी पत्नियों के घर पे नहीं, जो उनके नाम पर है। दुनिया से इकट्ठी की गई पैसों से भ्रष्टाचार की अट्टालिकाएं हैं, वो ढहाई जाएंगी। लेकिन आप एक भी कारण नहीं गिना पाए कि कहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अत्याचार किया है, अन्याय किया है, उनके साथ गैर बराबरी करने का काम किया है। मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं। 26 साल पहले गुजरात में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हुआ करती थी, तो गुजरात में किस प्रकार से कर्फ्यू लगा करता था, दंगे हुआ करते थे सांप्रदायिक। ये गुजरात के लोगों से पूछे, गुजरातियों से पूछिए। लेकिन अब जो 26 साल का नौजवान जो पैदा हुआ है पिछले 26 सालों में, उसने एक भी दंगा, एक भी कर्फ्यू नहीं देखा है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के होने का मतलब होता है। और इसमें इस दंगे में प्रभावित मुसलमान भी होते थे, हिंदू भी होते थे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के शासनकाल में मुजफ्फरनगर का दंगा तो भूले नहीं होंगे मोहम्मद अतीक साहब, आपको याद होगा। महीनों तक शरणार्थी बनकर के रहना पड़ा था, मुसलमान घर उसमें जले थे, हिंदुओं के घर उसमें जले थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद 5.5 वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ है, एक भी जगह पर कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ा है, किसी को घर बार छोड़कर बाहर नहीं आना पड़ा है। इसलिए आपको पीड़ा हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सबका साथ, सबका प्रयास, एक एक करके बात करते हैं, बल्कि करके दिखाया है। हमने मंत्र दिया नहीं, तंत्र में लागू कर दिया है। वो अलग विषय है वो। चलिए, आपने लागू कर दिया। नोमानी जी, मुझे एक बात समझाइए सर, आप ये कितना सही है कि आप एक वर्ग के अंदर, उनके दिमाग के अंदर ये भर दे रहे हैं कि जो भी सरकार चल रही है इस देश में, केंद्र में या राज्य में, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, वो सरकार उनके खिलाफ है। तब की कोई उदाहरण नहीं है अभी तक आपके पास? नहीं तो मैंने ये कहा कहाँ है? मैं यही सवाल पूछ रही हूँ आपसे कि ये कितना सही है। मैंने तो ये नहीं कहा ना, मैंने तो जो है वो बात कही है कि अगर सर्वे है, देखिए ये मेरे पास है पूरा, जो है ये 12 कॉलम है, और इसमें एक जो है वो टिप्पणी के लिए है। वो तो मैं पूरा पढ़ के, मैंने पहले भी पढ़ा था, फिर भी मैंने देखा यह है हमारे उसमें। तो मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। वो ये है कि सरकार को ये जो है वो सिद्ध करना चाहिए कि जनता जो है वो हमारी सब है, और जनता को भी समझना चाहिए कि हमारी सरकार है। मुसलमानों में भी जो विश्वास जो है पैदा करना चाहिए कि सरकार जो है वो पक्षपात नहीं कर रही है। तो ये दोनों तरफ से जो है आगे पीछे जो है वो हटने की बात होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मुद्दा है इसमें जो है बहुत ज़्यादा विवाद नहीं है, और मौलाना अरशद मदनी साहब ने भी ये नहीं कहा है। लेकिन यह कि अगर वो सरकारी अनुदान नहीं लेते हैं तो जो मदरसा है, जो लोग हैं वहाँ, वो जो है राज्य से या सरकार से या कानून से वो बाहर या ऊपर नहीं है।
तो कोई अगर ऐसी चीज है जो देश के संदर्भ में, राज्य के संदर्भ में, राष्ट्रवाद के संदर्भ में अगर वो कहीं जो है वो संदेह जो है सामने आता है तो उसको दूर करना जो है सरकार की भी जिम्मेदारी है और जनता की भी जिम्मेदारी है। तो मैं समझता हूं कि ये कोई बड़ा जो है वो मुद्दा नहीं है और इसको जो इसमें राजनीति जो है वो नहीं जो है वो खोजना चाहिए जैसे कि लोग खोजने लगते हैं। मैं उस संदर्भ में उस नज़र से इन चीज़ों को नहीं देखता हूं। और ये त्रिपाठी जी जो है ये बहुत जो है सम्मानित व्यक्ति और ये गंभीरता से बात करते हैं। हमारे साल 10 साल से ये डिबेट में रहे हैं, हम दोनों रहे हैं, तो वो ऐसी बात नहीं है। बात वही है कि अगर कहीं पे जो है दोनों तरफ से अगर कहीं जो कोई कमी नजर आती है, गड़बड़ी नजर आती है तो उसको जो है वो दूर करने की जरूरत है। और ये लगना नहीं चाहिए कि ये हमारी सरकार नहीं है और सरकार को भी ये जो है ये नहीं जतलाना चाहिए कि कहीं न कहीं जो है ये जो है फला समुदाय या धर्म विशेष से जुड़े हुए लोग जो है वो हमसे जो अलग हैं। तो दोनों को जो है वो निकट आने की जो है आवश्यकता लेकिन है। ये कह देना नोमानी जी, मदनी साहब जिनकी बात सब मानते हैं, जो बहुत सम्मानित हैं, उनका ये कह देना कि हम सरकारी अनुदान नहीं लेंगे तो सरकारी नियम हम पर थोपे नहीं जाएंगे। नहीं तो सरकारी नियम कहाँ थोपा जाता है उस पे? जो अनुदान नहीं लेते वो तो सरकारी बिल जो मदरसे हैं या जो गैर सरकारी मदरसे हैं वो बिल्कुल आजाद जो है तो वो इस बयान की फिर जरूरत क्या आन पड़ी, आप मुझे समझाइए। नहीं वो अनुदान लेने की बात जब होगी तो जिस तरह का निजामिया जो शिक्षण का जो है वो सिस्टम है वो जो नहीं रहेगा और जो आलिया मदरसे का है जो अनुदान लेते हैं दोनों के सिलेबस में और कोर्स में जो है वो लेकिन देखरेख और मॉनिटरिंग होना तो जरूरी है ना, सरकार के नियमों से अलग तो नहीं हो सकता। आपको मालूम होना चाहिए चाहे छोटा मदरसा हो या बड़ा मदरसा हो या संस्था हो, सबके हिसाब का ऑडिट होता है और रिटर्निंग जो रिपोर्ट जो है वो फाइल होती है मार्च अप्रैल के महीने में जो है हर मदरसे का ये है। मैं चूंकि दोनों मदरसे का पढ़ा हुआ हूं और मैं स्कूल का भी पढ़ा हुआ तो मैं ये तीनों सिस्टम को जानता हूं, इसलिए इसमें कोई मुद्दा नहीं है। अगर आप जानते हैं उन चीजों को तो ये कोई मुद्दा नहीं है। और जो इस तरह की जो बातचीत हो रही है मैं समझता हूं ये अज्ञानतावश जो है बात हो रही है। जो लोग जो है सरकार की पॉलिसी को, नीति नियम और मामले को नहीं जो है वो समझते हैं या इस तरह की बात जो है ये जो है कहीं न कहीं जो है वो कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं और राजनीति जो है वो सीमा से बाहर जाके जो है वो तलाश करते हैं। तो जो चीजें अगर जो है वो वोट की राजनीति से या धर्म समुदाय और संप्रदाय की राजनीति अगर होने लगेगी तो अंबर सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है इस भ्रम का? ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है या फिर बिना उदाहरण के आकर ये बोल देना ये बिल्कुल गलत है? देखिए इसका नुकसान जो होता है इसका नुकसान जो होता है वो समाज को होता है, देश को होता है, राज्य को होता है। सब लोग जो है वहीं के होते हैं, कहीं नुकसान होता है। बोलने दीजिए ना, मेरे से सवाल किया। अरे मुझसे पूछा था ना, मैं बीच में क्यों बोल रही हूँ? सरकारी पद क्यों ले रहे हो? अपनी बात रखो ना। सरकारी प्रवक्ता नहीं क्या बातें कर रहे हैं आप? किस तरह की बातें कर रहे हैं? सरकारी प्रवक्ता बन के बात मत करो। सरकारी प्रवक्ता आप होंगे, आप मुझसे तमीज से बात कीजिए। बड़े तो बदतमीजी नहीं कर सकते। पूरा देश देख रहा है कि उन्होंने मुझसे मेरा नाम लेके सवाल किया। बीच में लिया ना तो बात खत्म होगी, तभी ना बात होगी। बात खत्म हो चुकी थी, उन्होंने मुझसे सवाल किया था। आप लोगों का आदत है टाइम वेस्ट करने की। देखिए प्राची जो सही बात बोलते हैं, खामोश हो जाइए। संस्था से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो हम भी संस्था से जुड़े, समाज के प्रवक्ता, आप समाज के प्रवक्ता नहीं है। आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। आप जो समाज के प्रवक्ता नहीं है। आप चुप हो जाइए ना खामोशी से। नोमानी जी क्या जरूरत आन पड़ी आपको? इतनी अच्छे से डिबेट चल रही है, क्यों सर्टिफिकेट बांट रहे हैं आप? वो अपनी बात जरूरी है। जब तक डिबेट खराब नहीं होगी इन लोगों का बात कर रहे हैं। आप बीच में बोल रहे हैं, बोलिए। देखिए प्राची, बहुत जरूरी है हमें ये समझने के लिए कि मुसलमान जो पूरी आबादी है उसका बड़ा पक्ष 80% मुसलमान वो हैं जो एक इस तरह के परिवेश से आते हैं जो कि अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और अच्छा खाना या कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते। इसका जो नुकसान होता है सबसे ज्यादा उन्हीं को होता है और उन्हीं को भटकाया भटकाया जाता है। जब भी कोई इस तरह का कदम उठाया जाता है, आपके बीच में मैं नहीं बोली हूं, चुप हो जाइए। शिक्षा की उन लोगों को अपनी राजनीति नहीं जानने की जरूरत। मदरसे के बारे में जानती हो तुम जो है? कॉलेजेस काफी है। अच्छा, 8वीं क्लास में कौन सी किताब पढ़ाई जाती है? जरा बताओ। हो जाइए ना, मुझे जरूरत ही नहीं मदरसे की। मैं क्यों नहीं जानती क्यों बोलती हो? मुझे नहीं जाना ना। हिंदू समाज को गुमराह क्यों कर रही हो? क्यों मुझे मैं क्यों बताओ क्या मदरसे क्या पढ़ाया जाता है? क्या पढ़ाया जाता है? नोमानी जी पढ़ाया जाता है। आप भड़किए मत। देख रहा है कि मदरसे भड़किए मत। पढ़ाया जाता है। हमारे पास वक्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
जाएंगे। नुमानी जी, वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।